हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल ए के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको ऑडिट साइकिल रिमाइंड करवाऊं तो सबसे पहले ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? वो जगह जहां पे ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान एग्रीमेंट होता है और सारी कंडीशंस वगैरह डिसाइड होती हैं, यानी एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। देन इसके बाद प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट ये वो जगह है जहां पे ऑडिटर पूरे ऑडिट की प्लानिंग करता है, पूरे ऑडिट की। यानी जैसे हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स वाला एरिया पढ़ा, हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े, तो यहां पे ऑडिटर पूरी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की, पूरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड प्लानिंग कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास फील्ड वर्क स्टेज होता है। इस फील्ड वर्क स्टेज पे टीओसी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करता है, 1 2 3। देन इसके बाद रिव्यू एंड देन रिपोर्टिंग। ये पूरी ऑडिट साइकिल थी। ऑडिट एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड असेसमेंट, फील्ड वर्क, रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। अब जो टॉपिक हमारा यहां पे है ये क्या है? प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। इस टॉपिक की वेटेज जो है वो आप समझे 15 टू 25 मार्क्स है। यानी एग्जामिनेशन के अंदर यू कैन सी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट अप टू 25 मार्क्स। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ प्लानिंग, प्लानिंग क्यों कर रहा है ऑडिटर? क्या प्लानिंग जरूरी है? क्या प्लानिंग के बगैर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती? तो एक बात याद रखिएगा, ऑडिट के अंदर प्लानिंग इज मैंडेटरी। प्लानिंग क्या है? मैंडेटरी है। ऑडिट के अंदर प्लानिंग इज मैंडेटरी और ये प्लानिंग होनी चाहिए फ्यू वीक्स बिफोर स्टार्टिंग फील्ड वर्क। ये प्लानिंग होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी फील्ड वर्क, कुछ हफ्ते पहले। अब क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? क्या ऑडिटर टाइम जाया कर रहा है प्लानिंग करते वक्त? जरा समझें। लेट्स से हम केपीएमजी हैं और हम ऑडिट करने जा रहे हैं नेस्ले का, नेस्ले कंपनी, नेस्ले कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। अब जरा सोचें, लेट से अगर मैंने प्लानिंग किए बगैर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाना शुरू कर दिए तो क्या मुझे पता होगा कि कंट्रोल्स क्या मौजूद है? ऑब्वियसली नो। मुझे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, मुझे उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, मुझे उसके लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑनरशिप का क्या स्ट्रक्चर है, बिजनेस का क्या मॉडल है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, ये सब कुछ समझे बगैर मैं टीओसी तो क्या, मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी नहीं लगा सकता। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जब मैं समझूंगा इन सब चीजों को तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन से एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पे मौजूद हैं। मुझे पता चलेगा, जब समझूंगा तभी तो पता चलेगा कौन से कंट्रोल्स हैं और उनमें से कौन से कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तभी तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा सकूंगा। मैं समझूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, उसी हिसाब से ही तो मटीरियलिटी, उसी हिसाब से ही तो सैंपलिंग, उसी हिसाब से ही तो लेट से एक रिस्की एरिया है तो सीनियर को लगाऊंगा, उसी हिसाब से करूंगा ना। अगर लेस रिस्की एरिया है तो प्रोसीजर्स कम लगाऊंगा, ज्यादा रिस्की एरिया है प्रोसीजर्स ज्यादा लगाऊंगा। कौन सी अजर्शन में रिस्क है, जिस अजर्शन में रिस्क है वही प्रोसीजर ज्यादा डिजाइन करूंगा। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल है, एक अच्छा ऑडिट अच्छी प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकता। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है फील्ड वर्क में उतरने के लिए। मैं एक अल्फाज बोल रहा हूं यहां पे, एक लाइन बोल रहा हूं बल्कि, कि ऑडिटर जो भी फील्ड वर्क में करता है उसकी एक एक चीज ऑडिटर ने प्लानिंग स्टेज पे पहले से ही प्लान कर ली होती है कि मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे क्या प्रोसीजर्स लगाऊंगा, मैं
एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल पेबल है तो पेबल की कौन सी असर्शन में रिस्क है और मैं क्या प्रोसीजर लगाऊंगा, ये सब चीजें कौन बंदा किस एरिया को ऑडिट करेगा और वो कैसे करेगा, ये पूरी ऑडिट मैथडोलॉजी ऑडिटर प्लानिंग स्टेज पे ही डिसाइड कर लेता है। तो देखें आइजा 300 क्या कहता है, आइजा 300 कहता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर रिक्वायर्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, its environment and the risk of material misstatement in the financial statements to plan effectively. Planning sets the tone and direction of the audit. जो डायरेक्शन अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि जब प्लानिंग जिस तरह होगी उसी ऑडिट उसी तरह फील्ड वर्क होगा, फील्ड वर्क की डायरेक्शन वैसे ही होगी। इट इंश्योर दैट राइट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द राइट एरियाज, हाई रिस्क मटीरियल एट द राइट टाइम। कौन सा एरिया हाई रिस्क की है, कौन सा मटेरियल है और कौन से एरिया पे ज़्यादा टाइम लगाना है, कौन से पे कम लगाना है, ये सब सारी चीज़ें प्लानिंग करेंगे तो ही पता होगा। ये बातें कवर हो गई हमारी पीछे कि प्लानिंग मैंडेटरी है और प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बिफोर फ्यू वीक्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ फील्ड वर्क। फायदे, प्लानिंग के फायदे क्या हैं? प्लानिंग से इंपॉर्टेंट एरियाज पता चल जाएंगे और जब इंपॉर्टेंट एरियाज पता चल जाएंगे तो उन एरियाज पे अटेंशन किस हिसाब से देनी है ये भी पता चल जाएगा। प्लानिंग से जो हाईलाइटेड रिस्की एरियाज हैं, जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं, वो पहले ही हमें पता होंगे और हम उनको रिजॉल्व कर पाएंगे टाइमली बेसिस पे, आइडेंटिफाई भी कर लेंगे प्रॉब्लमैटिक एरियाज को और उसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। भाई प्लानिंग जरूरी तो नहीं है ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही आपका जोर हो। अगर मेरे पास रिसोर्सेस में मसला आ रहा है तो प्लानिंग करते वक्त ही मैं ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है और फिर टाइमली बेसिस पे उसको रिजॉल्व कर लूंगा। जब आप प्लानिंग करते हो ना तो आपकी डायरेक्शन फिर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है और फिर आप चीज़ें अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपनी कह रही है कि हम तो बैंक रिकंसिलिएशन बनाते ही नहीं है, ठीक है। अब ये प्लानिंग स्टेज पे आप पूछते हो जाके, तो आपने तो प्लानिंग की नहीं और आप जब टीओसी लगाने गए तो आपने बोला बैंक रिकंसिलिएशन दो, मुझे देखना है वीकली बेसिस पे परफॉर्म होती है या नहीं। तो वो क्या बोलेंगे यार, बोलेंगे भाई हम परफॉर्म ही नहीं करते। इसके साथ साथ लेट्स से फॉर एग्जांपल रिस्क मौजूद है जो एसेट खरीदा है उसकी ओनरशिप पे, आपने प्लानिंग की नहीं, आपने समझा ही नहीं कि रिस्क राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के ऊपर है और आप प्रोसीजर्स लगा रहे हो, भर भर के प्रोसीजर्स लगा रहे हो लेकिन वैल्यूएशन पे लगा रहे हो। फायदा, तो अगर प्लानिंग की होगी तो ऑडिट क्या होगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर होगा। इसके बाद जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना तो प्लानिंग के अंदर कौन सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के अंदर टीम क्या है, किस टीम के बंदे का क्या काम है, कौन रिसीवेबल का ऑडिट करेगा, कौन पेबल का ऑडिट करेगा, कौन इन्वेंट्री का ऑडिट करेगा, कौन कैश, कौन बैंक, पेबल्स, परचेजेस, किसका ऑडिट कौन शख्स जिम्मेदार है और कैसे ऑडिट करेगा, ये सब ब्रीफिंग दी जा रही होती है प्लानिंग स्टेज पे। तो अगर ये प्लानिंग होती है ना तो इससे फिर रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी आइडेंटिफाई होता है और जो टीम होती है उसके काम को सुपरवाइज भी किया जा रहा होता है और उसके काम की इफेक्टिवनेस, और अगर उसके काम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने प्लानिंग की होगी। असाइन एप्रोप्रिएट स्टाफ टू द ऑडिट, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज देम एंड रिव्यू देयर वर्क, ये सब एडवांटेजेस हैं प्लानिंग के। कभी कभी आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती है पेपर के अंदर कि वो आपसे बोल दे कि एक अच्छी प्लानिंग के फायदे बताओ और आप तो रिवाइज करके गए नहीं हो, तो आप फिर ऐसे मार्क्स लूज करके आ जाते हो ना। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है, इतना इजी। यस बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली यही वर्ड्स उठा के कॉपी पेस्ट करने, रट्टा नहीं मारो, समझ लो, लिख के आ जाना। इसके अलावा भी कोई अगर बेनिफिट आपको लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। नाउ ज़रा ना इसको और डेप्थ में ज़रा प्लानिंग देखते हैं और उसकी डेप्थ देखने के लिए हमें आइजा 315 के अंदर डूबना पड़ेगा। अब ये आइजा 315 क्या है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इससे पहले कि इसकी मैं थ्योरेटिकल बातों को पढ़ने जाऊं
यहां पे जरा समझें कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अच्छा, आप देखें, एक तरफ मैंने लिखा है क्लाइंट एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ मैंने लिखा है इंटरनल कंट्रोल्स। आप जरा सुने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगेन हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? नेस्ले कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और हमें केपीएमजी। तो हमने नेस्ले कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझा, यानी हमने यही नहीं समझा कि ये ग्रुप है, ये किसी की सब्सिडरी है या ये किसी का पेरेंट है, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को नहीं समझा। तो क्या हम अफेक्टिवली ऑडिट परफॉर्म कर पाएंगे? जवाब जाहिर सी बात है नहीं। यानी फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के अंदर एक बात जहन में रखिएगा कि अगर मैं बात करूं, एक पेरेंट कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो भाई सब्सिडरी कंपनी के और पेरेंट कंपनी के आपस में कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से कंसोलिडेशन होती है, जिसकी वजह से गुडविल पैदा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सिमिलर आइटम्स को मर्ज किया जा रहा होता है, इंटर कंपनी बैलेंसेस को कैंसिल आउट किया जा रहा होता है, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के दरमियान इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही नहीं समझा तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही कौन फाइनेंस डायरेक्टर है, उसके नीचे कौन असिस्टेंट डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे कौन मैनेजर है, मैनेजर के नीचे कितने असिस्टेंट मैनेजर हैं और उसके नीचे कितने सुपरवाइजर और क्या क्या टीम मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस काम का कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लाइफ चेंज हुई है, एसेट की लाइफ चेंज हुई है और मुझे पूछना है जाके मैनेजमेंट से कि एसेट की लाइफ जो चेंज हुई है उसकी बेसिस क्या है। और मैं गया एक बंदे के सामने, मुझे बंदा मिला, मैंने बोला हाँ भाई बताओ लाइफ क्यों चेंज हुई है? तो मुझे बोल रहा है कौन सी लाइफ? मैं बोला एसेट की लाइफ। वो बोल रहा है मुबारक हो, मुझे भी पहली दफा पता चला है। तो यानी अगर मैंने स्ट्रक्चर समझा होगा तो मुझे पता होगा ना किस चीज का कौन रेस्पॉन्सिबल बंदा है, और फिर जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो डिस्कशन भी उसी बंदे से जाके करूंगा। ऑनरशिप, ऑनरशिप लिस्टेड कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी है, कंपनी भी है या पार्टनरशिप है या सोल ट्रेडर है, क्या ये जानना जरूरी है? अगर मैं बिल्कुल लेमन, बिल्कुल बच्चों वाली F3 लेवल की बातें भी करूँ ना, तो सोल ट्रेडर की इक्विटी जो है उसमें कैपिटल एट स्टार्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स आता है। पार्टनरशिप की जो इक्विटी है उसमें एक होता था हमारे पास फिक्स अकाउंट, एक होता था करंट अकाउंट, सही। उसके बाद जो कंपनी होती है उसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, यानी इक्विटी स्ट्रक्चर ही चेंज है ऑनरशिप बदलने की वजह से। इसके बाद जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसकी कंप्लाइंसेस, उसके लॉज एंड रेगुलेशन अलग हैं, नॉन लिस्टेड कंपनी की कंप्लाइंसेस अलग हैं। तो अगर मैंने इस ऑनरशिप के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझा तो क्या मुझे कंप्लाइंसेस के बारे में, इक्विटी के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा? नहीं। कंपनी लॉ लगना है, पार्टनरशिप लॉ लगना है, कौन सा एक्ट लगना है, नहीं पता चलेगा ना। और फिर मैं नॉन कंप्लाइंस भी नहीं पकड़ पाऊंगा। अब मैंने नॉन कंप्लाइंस बोला है, बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन लॉज एंड रेगुलेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं जहां वो काम कर रही होती है। अगर वो टूटे तो कंपनी पे लीगल केस भी हो सकता है, कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, कंपनी पे पेनल्टीज भी लग सकती हैं, सही। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। देन बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगेन हम नेस्ले कंपनी भी थे, तो नेस्ले कंपनी क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो नेस्ले बुनियाद हो गया या नीडो हो गया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले कंपनी के। तो क्या हम जाके बीइंग एन कंज्यूमर डायरेक्टली नेस्ले कंपनी से ये चीजें खरीदते हैं? नो। नेस्ले कंपनी किसी होलसेलर को माल बेचता होगा, होलसेलर के बाद वो चीज रिटेलर के पास जाती होगी, ठीक है। तो इस तरह का कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उन बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर के अलावा भी अलग अलग रीजन्स में प्रोडक्ट बिकती होगी, सही है। और उन रीजन्स के अंदर हर कस्टमर के हिसाब से, हर होलसेलर के हिसाब से अलग अलग तरीके की चीजें होंगी। किस तरह कंपनी गुड्स डिलीवर करती है, उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे मीट होता है,
क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के पीछे स्ट्रक्चर बनाया है कंपनी ने, ये सब चीजें बिजनेस मॉडल के अंदर आती हैं। उसके कौन से मेजर कस्टमर्स हैं, कौन से मेजर सप्लायर्स हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सब कुछ समझना जरूरी है। मुझे अगर मेजर कस्टमर्स और मेजर सप्लायर्स का नहीं पता होगा तो मैं कंफर्मेशन भेजते वक्त किसको कंफर्मेशन भेजूंगा। मुझे अगर मेजर कस्टमर्स का नहीं पता तो कोई मेजर कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया तो आपको पता है गोइंग कंसर्न का भी मसला हो जाता है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मुझे बिजनेस मॉडल का भी पता होना चाहिए। बिजनेस मॉडल की गहराई में डूबो जरा, देखो इधर जो भी कंपनी है, नेस्ले हो या कोई भी कंपनी, ये माल बेचती है होलसेलर को, होलसेलर आगे किसको दे रहा है, रिटेलर को। अब ये होलसेलर जो है वो किसका, इस कंपनी का कस्टमर है, सही। और ये भी तो कंपनी किसी से रॉ मटेरियल खरीद रही होगी, लाजमी किसी ना किसी से रॉ मटेरियल खरीद रही होगी, वो XYZ सप्लायर होगा। मैंने एग्जाम्पल में एक लिया है, होलसेलर भी एक ही लिया है, लेकिन बहुत सारे होंगे ऐसे। अब अज्यूम करो कि भाई ये जो होलसेलर है, ये जो होलसेलर है, ये होलसेलर जो है ना वो कट गया, यानी ये बोल रहा है कि भाई कंपनी मैं तो अब आपसे माल नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो ये कस्टमर तो गया, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल जो खरीदा सप्लायर से ये पड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है अगर ये पड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब क्या है, इधर स्लो मूविंग इन्वेंट्री के चांसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ऐसा ही है। फिर इसके बाद ये जो कस्टमर कट गया, तो भाई अब आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कह रही है कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 5% से पिछले साल के मुकाबले में, तो कैसे इंक्रीज किया आपने, आपके पास तो होलसेलर ही नहीं है, आपके पास यानी कस्टमर ही नहीं, और आप बोल रहे हो हमारा रेवेन्यू 5% से इंक्रीज हुआ है, और आपकी इन्वेंट्री भी स्लो मूविंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कस्टमर तो है, लेकिन लेट से आप किसी फार्मर्स वगैरह से जो है ना वो रॉ मटेरियल लेते हैं, आपकी शुगर मिल है और शुगर मिल के अंदर आप फार्मर्स वगैरह से जो है ना रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो रॉ मटेरियल जब आप खरीद रहे हो, किसान जो है वो, फार्मर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, वो बोल रहे हैं हम नहीं बेचेंगे शुगर केन। तो अब सोचें, शुगर मिल कंपनी को शुगर केन नहीं मिल रही तो कस्टमर की डिमांड कैसे मीट करेगा। अब वो बोल रहा है हमारे पास कस्टमर्स तो हैं, लेकिन भाई आपके पास रॉ मटेरियल है बेचने के लिए, नहीं है, और आप बोल रहे हो रेवेन्यू 5% से इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये समथिंग रॉन्ग आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के, बीइंग एन ऑडिटर, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस मॉडल को समझोगे। अगर बिजनेस मॉडल को नहीं समझोगे तो देख रहे हो कितने सारे रिस्क आपको पता ही नहीं चले। रेवेन्यू का इंक्रीज होना, आपको बोला अच्छा रेवेन्यू का इंक्रीज हुआ है 5% से, कोई बात नहीं, अच्छा है, वेल डन, लेकिन भाई देखो तो सही पीछे क्या चल रहा है। उनके पास सप्लायर ही नहीं है और बोल रहे हैं 5% से रेवेन्यू बढ़ गया, उनके पास कस्टमर ही नहीं है और वो बोल रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो ईयर एंड पे ज्यादा पड़ी हुई, हमने ज्यादा परचेज कर ली थी क्योंकि ज्यादा माल बिकेगा। अबे भाई तुम्हारे पास कस्टमर है नहीं, इन्वेंट्री तुम्हारी पड़ी है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री बिक नहीं रही, इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे राइट ऑफ करने की जरूरत है। ये रिस्क ऑडिटर को कैसे पता चले, बिजनेस मॉडल को समझने से। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मेजर्स। परफॉर्मेंस मेजर्स, फाइनेंशियल रेशियोज, जितने भी रेशियोज होते हैं, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, रिटर्न ऑन आरओआई हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, गेयरिंग रेशियो, फलाना डिमकाना, जितने भी रेशियोज हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो की परफॉर्मेंस मेजर्स इंडिकेटर होते हैं, यानी डायरेक्टर का जो बोनस है वो प्रॉफिट्स पे होना, जो आपके पास सेल्स स्टाफ है उसका बोनस सेल्स की इंक्रीज होने पे होना, ये सारे ऑडिटर को समझना जरूरी है। अब क्यों समझना जरूरी है, सबसे पहले तो रेशियोज। कंपनी का जीपी मार्जिन है 15%, जिस इंडस्ट्री में वो मौजूद है वहां जीपी मार्जिन अच्छे से अच्छी कंपनी का होता है 10%। तो आप बोलोगे कैसे, लेकिन जब आपने समझा होगा इन रेशियोज को, इंडस्ट्री के और इसके कंपेटिटर्स के रेशियोज को भी देखा होगा, तब आपको ये पता चलेगा ना, बीइंग एन ऑडिटर।
इसके अलावा अभी मैंने बोला था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में भी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में जरा समझो कि डायरेक्टर्स का बोनस प्रॉफिट्स की बेसिस पे। तो अगर मैं यहां पे बीइंग एन ऑडिटर सोचूं ना, मैं बोलूंगा यार प्रॉफिट्स की बेसिस पे डायरेक्टर्स का बोनस है, इसका मतलब जरूर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने प्रॉफिट्स के अंदर मैन्युपुलेशन की हो, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया हो सकता है एसेट्स को ओवरस्टेट किया हो, ताकि डायरेक्टर्स अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट मीट कर सकें। कैसा? जब मैंने ये समझा तभी तो मुझे ये रिस्क पता चला। तो प्लानिंग करते वक्त ये सारी चीजें बीइंग एन ऑडिटर मैं देख रहा हूं। पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और यहां पे एक और चीज, लॉज एंड रेगुलेशन। जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करने गए वो जिस सेक्टर के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है, वहां के लॉज एंड रेगुलेशन क्या है। लेट से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, अलग लॉज एंड रेगुलेशन है, एक बैंकिंग सेक्टर, अलग लॉज एंड रेगुलेशन है। इनके ब्रीच होने से या इनकी वायलेशन से पेनल्टीज, लाइसेंस के कैंसिल होना, ये सब चीजें भी पता चल सकती है ना। और तो और इसकी वजह से प्रोविजंस भी बनते हैं। तो ऑडिटर अगर लॉज एंड रेगुलेशन को नहीं समझेगा तो उसकी नॉन कंप्लायंस नहीं समझ में आएगी। उसको नॉन कंप्लायंस नहीं समझ में आई तो क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं नॉन कंप्लायंस पे, ये भी नहीं पता होगा। तो ये सब भी चीजें ऑडिटर प्लानिंग के टाइम पे ही समझ रहा होता है। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है, फीफो इस्तेमाल कर रहे हैं या वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्टिमेट्स किस तरह लेते हैं। अच्छा, पॉलिसीज के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, ये सब चीजें समझनी है, उसी वक्त समझनी है प्लानिंग के टाइम पे। ये एग्जीक्यूशन यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टीओसी लगाते वक्त थोड़ी समझेगा, उस वक्त तो देर हो चुकी होगी बहुत, और ऑडिट फिर सारा ऑडिट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये प्लानिंग के टाइम पे ही समझना है। एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगे हुए, ये भी समझना जरूरी है। कौन सा स्टैंडर्ड लगा हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड नहीं लगा हुआ। मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताता हूँ, शेयर बेस्ड बेनिफिट्स की बेसिस पे एम्प्लॉयज को शेयर बेस्ड परफॉर्मेंस जो ना वो दी जा रही होती है। IS 19 एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो हर कंपनी में वो इस्तेमाल नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट शेयर की बेसिस पे भी हो सकता है और दूसरे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो हर कंपनी के अंदर जब वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, तो मैं जब समझा ही नहीं, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, शेल कंपनी के अंदर ये IS इस्तेमाल होता है, तो हर कंपनी के अंदर नहीं होता। तो अगर मैं बीइंग एन ऑडिटर शेल का ऑडिट करने जाऊं और मैंने एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझा ही नहीं, तो क्या IS 19 के ऊपर मैं काम करूंगा? नहीं करूंगा ना, मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे IS 19 अप्लाई होता भी है या नहीं। बाय द वे, आपने F7 के अंदर नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, SBR में आप जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट्स को भी समझना जरूरी है। वो 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? वो 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है हमारे पास, कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, और ये सारे जो हमने मॉनिटरिंग और ये सब चीजें पढ़ी थी, ये सब 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमने पढ़े थे बिल्कुल अच्छे से। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने जा रहा। मैंने आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, यानी याद करो जब मैंने आपको शुरू में इंटरनल कंट्रोल्स में ये 5 कंपोनेंट बताए थे, तो भाई एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन, उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी कंट्रोल एक्टिविटीज, उसकी मॉनिटरिंग, ये सारे 5 कंपोनेंट्स जब समझेगा ऑडिटर तभी तो कंट्रोल्स को समझेगा। याद करो, मैंने बोला था आयदा 315 कहता है ए ऑडिटर कंट्रोल्स को समझने के लिए 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को समझ ले। तो ये सारी चीजें ऑडिटर समझता है। कब समझता है? प्लानिंग स्टेज पे समझता है। क्यों समझता है? क्यों समझ रहा है ऑडिटर? ताकि ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता चल सके, मटीरियलिटी का लेवल डिसाइड कर सके ऑडिटर, सैंपल साइज डिसाइड कर सके। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो रिसोर्सेस क्या रिक्वायर्ड होंगी, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड इन दी ऑडिट, टीम में क्या बंदे लेके जाने हैं, किससे क्या ऑडिट करवाना है, किस चीज का ऑडिट करवाना है, कितने
बंदों के अलावा कोई एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। लेट्स से अगर वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है तो उसका लेवल असेस करने के लिए कोई टेक्निकलिटी ऐसी तो नहीं कि ऑडिटर को अपना कोई एक्सपर्ट चाहिए हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन करने, उनके एक्सटेंट का लेवल डिसाइड करने में प्लानिंग ही ऑडिटर करेगा ना। और जब ये ऊपर वाली चीजें समझेगा तभी तो पता चलेगा कितने एक्सटेंट तक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने, कितने एक्सटेंट तक टीओसी लगाने, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड टीओसी। और ये सब टीओसी और सब्सटेंटिव कब लगाता है ऑडिटर? फील्ड वर्क पे। अच्छा, अब ये सब कुछ ऑडिटर ने ऊपर जो समझा उसके समझने के रीजन ये थे। पॉइंट ये है कैसे समझेगा? ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के। अब ये ऑडिट प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे सब्सटेंटिव नहीं है, खुदा के लिए भाई हर जगह सब्सटेंटिव मत डाल दिया करो। ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, कैन बी टीओसी, और इसके अलावा प्लानिंग स्टेज पे भी ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है। जैसे मैनेजमेंट से डिस्कशन करके कंट्रोल्स को समझता है, जैसे वेबसाइट्स को देख के कंपनी के प्रोडक्ट्स देख रहा होगा ऑडिटर, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर पिछले साल से कंपेयर करके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर निकाल रहा होता है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के अकाउंट्स देख रहा होगा, इसके अलावा बीओडी की मीटिंग्स को देख के पॉलिसीज को समझ रहा होगा कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, सही है, कौन कौन से बिग डिसीजंस कंपनी ने इस साल लिए, सही है। हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी मैनुअल्स, उसके जो स्ट्रक्चर्स किट सारे, और इसके अलावा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके ऑडिटर सब चीजें समझ रहा होगा ना। तो देयरफॉर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर ही समझता है इसको। इससे रिलेटेड हम एक रिक्वायरमेंट भी कवर करेंगे। अब यहाँ देखें ये आयदा 315, ये सारी वही बातें यहाँ पे मौजूद हैं। ऑडिटर को क्या समझना है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना है, उसका ऑनरशिप, उसकी गवर्नेंस, उसका बिजनेस मॉडल, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस मॉडल इंटीग्रेट्स टू द यूज ऑफ आईटी, यानी आईटी से किस तरह इंटीग्रेट हुआ हुआ बिजनेस मॉडल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं कहूं कि सिस्टम में इनवॉइस रिकॉर्ड करनी है तो जीआरएन पहले से सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए, वरना रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ये आईटी सिस्टम ही तो इंटीग्रेट हुआ हुआ है, ऑडिटर को समझेगा ना। लॉज एंड रेगुलेशन, जो इंडस्ट्रीज के लॉज एंड रेगुलेशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग पॉलिसीज, और अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया है, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे चली गई है, उसका रीजन, हाउ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर अफेक्ट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शंस टू मिस स्टेटमेंट एंड द डिग्री टू विच दे डू सो। अब इसको जरा समझने के लिए ना, क्योंकि आपको ऑडिट रिस्क का थोड़ा अंदाजा नहीं है, इसको समझने के लिए जरा यूं समझे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अपनी नेचर के अंदर, यानी IS2 के अंदर क्या है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, क्या पता हायर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे की हो, ये उसके नेचर के अंदर, IS2 की नेचर के अंदर ही शामिल है ना। तो इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इनहेरेंट रिस्क मौजूद है, जो उसकी नेचर के अंदर रिस्क मौजूद है, उसका लेवल कितना हो सकता है, उसका लेवल कितना हो सकता है, और वो किस हद तक की मिस स्टेटमेंट लेके आ सकता है, ये ऑडिटर समझता है। क्यों? ताकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड असेस कर सके, मटीरियलिटी लेवल और सैंपल साइज डिटरमाइन कर सके, प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई कर सके, नॉन कंप्लायंस पे, नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर्स लगाए, और उसके बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये जानने के लिए। एक्सपेक्टेशन टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते वक्त एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना ऑडिटर का बहुत जरूरी है, प्रूफ इन टोटल्स वगैरह के लिए, सही है। और प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स को जानने के लिए एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना जरूरी है, वो ऑडिटर को सब चीजें ऊपर वाली समझने के बाद ही समझ में आएगा। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन वाले एरियाज, यानी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हमने पढ़ा था, ड्यूरिंग द ऑडिट, बिफोर द ऑडिट, और सॉरी ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट, आफ्टर द इन्वेंट्री काउंट, बिफोर द इन्वेंट्री काउंट, यस। तो वहां पे वो एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन वाला पॉइंट था ना। इसी तरह गोइंग कंसर्न की जो अजम्पशंस होती हैं वो ऑडिटर के लिए स्पेशल कंसिडरेशन वाला एरिया हो सकता है। अब जब प्लानिंग की होगी, प्लानिंग के अंदर ऊपर वाली चीजें समझ आई होगी, तभी तो पता चलेगा कौन से एरियाज खास हैं जहां पे स्पेशल कंसिडरेशन देनी है। डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और सबूत जो हासिल किए हैं,
सबूत जो हासिल किए वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है भी या नहीं, ये भी ऑडिटर को ऊपर वाली चीजें समझने के बाद ही पता चलेगा। क्यों? मैंने बताया था कि कंप्लीटनेस में रिस्क ज्यादा है, तो ऑडिटर सबूत वहां कंप्लीटनेस पे ज्यादा से ज्यादा हासिल कर रहा होगा। सही। तो ये सारे इंक्लूडिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी WRL कहाँ कहाँ लेनी है, तो ये सारे आपके पास रीजंस हैं ऑडिटर के लिए। क्या क्या समझ रहा है, रिमेंबर दैट, क्यों समझ रहा है और कैसे समझेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के वेबसाइट्स को इंस्पेक्ट करेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, प्रीवियस आउटगोइंग ऑडिटर से भी डिस्कशन कर सकता है। इसके अलावा यूं कह लो कि मैनेजमेंट अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सारी चीज़ों को, BOD की मीटिंग के मिनट्स को, इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करके ऑडिटर ये सारी चीज़ें ऊपर वाली समझ सकता है। नाउ दैट्स इट। ये आइजा 315 हमें प्लानिंग के ना, समझ लो आइजा 315 प्लानिंग अगर समझना है ना, तो आइजा 315 के समंदर में आपको डूबना जरूरी है, और अब हम डूब के बाहर आ चुके हैं। दैट्स इट। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।